गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। पीसीबी एंड पीसीएम की केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था स्टार्ट किया था और उसमें हमने सॉलिड स्टेट की परिभाषा और प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट मतलब कि ठोस अवस्था के गुणधर्मों के बारे में चर्चा कर रहे थे। ठोस अवस्था के गुणधर्मों में हमने कुछ गुणधर्म आपको लिखवा दिए थे। इसके अतिरिक्त और भी गुणधर्म हैं जो हम आज चर्चा करेंगे। नेक्स्ट नंबर ठोस अवस्था के गुणधर्मों में ठोस अवस्था के गुणधर्म। ये टॉपिक पिछली क्लास में हमारा चल रहा था जिसमें कुछ हमने गुणधर्म पढ़ लिए थे। नेक्स्ट गुणधर्म जो हम जानते हैं कि ठोस अवस्था में विसरण का गुण। विसरण के गुण का मतलब होता है कि बहने का गुण गैस और द्रव की तुलना में कम पाया जाता है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी ठोस पदार्थों में विसरण का गुण और विसरण का मतलब होता है बहने का गुण। विसरण का गुण द्रव तथा गैस की तुलना में कम होता है। इसके अतिरिक्त ठोस पदार्थों के और भी गुणधर्म हैं कि ठोसों का जो घनत्व होता है वो द्रव तथा गैस की तुलना में अधिक होता है। घनत्व मीन्स डेंसिटी अधिक क्यों होती है? क्योंकि ठोस के कण क्या होता है पास पास, और जब कोई पदार्थ के कण पास पास होंगे तो उसका घनत्व कम होगा। ठोस की तुलना में द्रव के कण उससे थोड़े दूर होते हैं और गैस के कण और भी क्या होता है दूर होते हैं। अर्थात सबसे ज़्यादा घनत्व किसका हुआ? ठोस पदार्थों का। उससे कम घनत्व होता है द्रव पदार्थों का और सबसे कम घनत्व होता है गैस पदार्थों का। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ठोस पदार्थ के कण पास पास स्थित होने के कारण इनका घनत्व द्रव तथा गैस की तुलना में अधिक होगा। इनके घनत्व का क्रम लिखे हम, तो घनत्व का क्रम किस प्रकार से हो जाएगा कि सबसे ज़्यादा डेंसिटी होगी ठोस अवस्था की, उससे कम डेंसिटी होती है द्रव अवस्था की और सबसे कम डेंसिटी होती है गैस अवस्था। अब इसी के साथ साथ यहीं से गुणधर्मों में से क्वेश्चन बन जाता है 1 नंबर का कि ठोस पदार्थों का घनत्व द्रव अथवा गैस की तुलना में अधिक होता है क्यों? तो उसका रीजन क्या होगा कि ठोस के कण कहाँ स्थित होते हैं? पास पास स्थित होते हैं, इसलिए ठोसों का घनत्व द्रव अथवा गैस की तुलना में अधिक होता है। तो इसी के नीचे क्वेश्चन भी नोट कर लोगे कि ठोस पदार्थों का घनत्व द्रव तथा गैस की तुलना में अधिक होता है। इसी क्वेश्चन का जवाब हमारा ऊपर वाला जो लास्ट पॉइंट पढ़ा है गुणधर्म में वो हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर।
अब ठोस अवस्था के गुणधर्मों के बाद में हम जो नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो होगा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, अर्थात ठोसों का वर्गीकरण। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक डालोगे ठोसों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, ठोसों का वर्गीकरण। ठोसों को इनके कणों के बीच में अंतराणविक आकर्षण बल के आधार पर 4 भागों में बांटा है। तो ठोसों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है? ठोस को अंतराणविक आकर्षण बलों के आधार पर 4 भागों में डिवाइड किया गया है। और वो 4 टाइप्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो ठोस होता है वो होता है आणविक ठोस। दूसरा ठोस है हमारा आयनिक ठोस। तीसरा ठोस है धात्विक ठोस। और चौथा ठोस है हमारा सहज संयोजक या नेटवर्क ठोस। इसी का दूसरा नाम है नेटवर्क ठोस। अब इन चारों जो हमने ठोसों को 4 भागों में डिवाइड किया है, इन चारों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें भी आणविक ठोस को है 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो आणविक ठोस है आपका वो है ध्रुवीय आणविक ठोस। ध्रुवीय आणविक ठोस। दूसरा है नॉन पोलर मीन्स अध्रुवीय आणविक ठोस। और आणविक ठोस का तीसरा प्रकार है हाइड्रोजन बंध युक्त, हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस। अब ठोसों के वर्गीकरण में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे किसके बारे में? आणविक ठोस। देखो किसी भी चीज को रटने की आवश्यकता नहीं है, इनके नाम के आधार पर इनकी परिभाषा आसानी से बन जाएगी। वे ठोस आणविक ठोस की परिभाषा हो जाएगी वे ठोस जिनके अवयवी कण होते हैं, जो अणु होते हैं। अवयवी कण क्या होते हैं? अणु। देखो अवयवी कण क्या होते हैं? अवयवी कण के स्थान पर अवयवी कण, अवयवी कण के स्थान पर कोई परमाणु भी हो सकता है, कोई अणु भी हो सकता है, कोई आयन भी हो सकता है, कोई धातु भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है अवयवी कण के स्थान पर। तो आणविक ठोस किसे कहेंगे? वे ठोस जिनके अवयवी कण क्या हो? अणु होते हैं। ऐसे ठोसों को कौन से ठोस कहते हैं? आणविक ठोस कहते हैं। वे ठोस जिनके अवयवी कण क्या होते हैं? आयन होते हैं। ऐसे ठोसों को कौन से ठोस कहते हैं? आयनिक ठोस कहते हैं। वे ठोस जिनके अवयवी कण कोई धातु अर्थात मेटल होती है, ऐसे ठोसों को क्या कहते हैं? धात्विक ठोस। और यहाँ धातु के स्थान पर अधातु आ जाए तो वो फिर कौन से ठोसों का निर्माण करती है? सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस।
तो सबसे पहला ठोस जिसका हम अध्ययन करेंगे वो है हमारा आणविक ठोस। सबसे पहला ठोस है आणविक ठोस। अब आणविक ठोस क्या होता है इसके बारे में अपने परिभाषा की पहली लाइन तो क्या बोली, वे ठोस जिनके अवयवी कण अणु होते हैं ऐसे ठोसों को आणविक ठोस कहते हैं। तथा ध्यान रखना जितने भी आणविक ठोस होते हैं इनके कणों के बीच में दुर्बल वान डेर वाल्स बल पाया जाता है या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। अब दुर्बल वान डेर वाल्स बल का मतलब है कि इनके बीच का जो कणों के बीच जो आपस में जुड़े हुए होते हैं वो बंध इनका क्या होता है, कमजोर होता है। इसलिए इस प्रकार के ठोसों के गलनांक व क्वथनांक के मान निम्न अर्थात कम होते हैं। तो लिखोगे इसके अंदर आणविक ठोस में वे ठोस जिनके अवयवी कण अणु होते हैं तथा जो दुर्बल वान डेर वाल्स बल या हाइड्रोजन आबंध के द्वारा बंधित होते हैं। बंधित का मतलब जुड़े हुए होते हैं, बंधित होते हैं ऐसे ठोसों को आणविक ठोस कहते हैं। आणविक ठोस कहते हैं। अब इनके बीच के वान डेर वाल्स बल दुर्बल का मतलब कमजोर है, कमजोर होंगे तो गलनांक और क्वथनांक के मान क्या होता है, कम होते हैं, निम्न होते हैं। सेकंड पॉइंट लिखोगे इन ठोसों में दुर्बल वान डेर वाल्स बल उपस्थित होने के कारण ये ठोस इन ठोसों के गलनांक व क्वथनांक का मान निम्न का मतलब कम होता है। नेक्स्ट लाइन लिखोगे आणविक ठोसों को तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है। और वो तीन भाग हमारे कौन कौन से थे? पहला था ध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा था हमारा अध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस, और तीसरा था हमारा हाइड्रोजन बंधयुक्त आणविक ठोस। हाइड्रोजन बंधयुक्त आणविक ठोस। नोट करोगे।
इसके बाद हम सबसे पहले ध्रुवीय आणविक ठोस पर चर्चा करेंगे कि आणविक ठोसों को जो हमने क्लासिफाई किया है वो किसके आधार पर क्लासिफाई किया है, अंतराण्विक आकर्षण बलों के आधार पर, जिसको हमने 4 भागों में डिवाइड किया है, आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और सहसंयोजक ठोस। जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा किसके बारे में, आणविक ठोस के बारे में। आणविक ठोस की परिभाषा क्या हुई कि वे ठोस जिनके अवयवी कण क्या होता है, अणु होता है, और इन अणु के साथ साथ इनके अवयवी कणों के बीच में जो आकर्षण बल पाया जाता है वो कैसा होगा, गुरुत्वाकर्षण वान der Waals बल, या फिर हम कहेंगे दूसरे प्रकार का आबंध है जो कौन सा है, हाइड्रोजन आबंध है। ऐसे ठोस कौन से ठोस कहलाते हैं, आणविक ठोस। और ये कमजोर बंध होने के कारण इनके गलनांक और पतनांक के मान क्या होता है, कम होता है। अब बात करें ध्रुवीय आणविक ठोस की, अध्रुवीय आणविक ठोस की, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस की। तीनों में क्या डिफरेंस है तो मैं समझा देता हूँ एक बार। ध्रुवीय मीन्स पोलर और अध्रुवीय मीन्स होता है नॉन पोलर। ध्रुवीय अणु कौन से होते हैं और अध्रुवीय अणु कौन से होते हैं, जिसकी चर्चा आपने 11वीं क्लास में करी होगी। आपने टॉपिक पढ़ा होगा डाइपोल मोमेंट मीन्स द्विध्रुव आघूर्ण। जिनके द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 होता है, जिनके द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 होता है वो यौगिक तो होते हैं अध्रुवीय, और जिनके द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 नहीं होता है, डाइपोल मोमेंट का मान, वो होता है कौन से, ध्रुवीय अणु। अब ध्रुवीय आणविक ठोस की परिभाषा, अध्रुवीय आणविक ठोस की परिभाषा इसके नाम से पता लग रही है। वे आणविक ठोस जिनके अवयवी कण अणु तो हो, मीन्स अवयवी कण अणु तो है लेकिन वो अणु कैसे होने चाहिए, ध्रुवीय। जिनके अवयवी कण ध्रुवीय होते हैं, पोलर जिनके अणु होते हैं, ऐसे ठोसों को ध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। जिनके अवयवी कण कैसे होते हैं, अध्रुवीय होते हैं, उन्हें अध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। ये तो इनकी परिभाषा का डिफरेंस हो गया। अब इनके बीच में कौन कौन से बल पाए जाते हैं, ध्यान रखना। ध्रुवीय आणविक ठोस के बीच में वान der Waals बल तो पाया जाएगा, लेकिन इसका वान der Waals बल होता है जो अध्रुवीय आणविक ठोस की तुलना में प्रबल होता है। इसका ध्रुवीय आणविक ठोस का, तो इसकी परिभाषा में इनका लिखेंगे, वे ठोस जिनके अणु ध्रुवीय होते हैं तथा जिनका वान der Waals बल अध्रुवीय अणुओं के वान der Waals बल की तुलना में क्या होता है, प्रबल होते हैं, ऐसे ठोसों को ध्रुवीय आणविक ठोस कहेंगे। अब मुझे बताओ जो अध्रुवीय आणविक ठोस की तुलना में इनके वान der Waals प्रबल होंगे, अध्रुवीय की तुलना में इनका गलनांक और पतनांक भी क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, और अध्रुवीय वाला का गलनांक और पतनांक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इसके अणु अध्रुवीय को वान der Waals बल है जो ध्रुवीय की तुलना में क्या है, इसके कम है। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे ध्रुवीय आणविक ठोस के बारे में। तो आणविक ठोस का पहला प्रकार है हमारा ध्रुवीय आणविक ठोस। पहला पॉइंट है हमारा ध्रुवीय आणविक ठोस। ध्रुवीय आणविक ठोस में परिभाषा क्या लिखेंगे, इसकी हम नाम से पता लग रहा है, वे आणविक ठोस। आणविक ठोस में किसे कहा था हमने, जिसकी अवयवी कण क्या हो, अणु, लेकिन अणु के साथ साथ वो कैसा भी होना चाहिए, ध्रुवीय भी होना चाहिए। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी, वे आणविक ठोस, वे आणविक ठोस जिनके अणु ध्रुवीय होते हैं, जिनके अणु ध्रुवीय होते हैं तथा इनके अणुओं के मध्य उपस्थित वान der Waals बल अध्रुवीय आणविक ठोसों की तुलना में, अध्रुवीय आणविक ठोसों की तुलना में प्रबल होता है। प्रबल का मतलब मजबूत होता है, प्रबल होता है।
ठोस कहते हैं, ध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। अब ध्रुवीय आणविक ठोस में वान डेर वाल बल है जो अध्रुवीय की तुलना में क्या है, प्रबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ध्रुवीय आणविक ठोसों के गलनांक व क्वथनांक किससे अधिक होंगे, अध्रुवीय आणविक ठोसों की तुलना में। सेकंड पॉइंट लिख लेंगे कि ध्रुवीय आणविक ठोसों के गलनांक व क्वथनांक अध्रुवीय आणविक ठोसों की तुलना में अध्रुवीय आणविक ठोसों की तुलना में प्रबल होते हैं या उच्च होते हैं या अधिक होते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, अधिक या उच्च होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा ध्रुवीय आणविक ठोसों में, कि ध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं जो सॉलिड फेज में अर्थात ठोस अवस्था में तो विद्युत के कुचालक होते हैं, विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक। लेकिन इनकी गलित अवस्था में, या मैं कह दूं कि इन ठोसों को इनके किसी जलीय विलयन में क्या कर दिया जाए, घोल दिया जाए, तो इन ठोसों के जो कण हैं, अवयवी कण हैं, अणु है, वो क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। और इन मुक्त अवयवी कणों के कारण ये विद्युत का क्या करने लगते हैं, चालन करने लगते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे, पहले से नोट कर लो, उसके बाद लिखाएंगे। इसके बाद ध्रुवीय आणविक ठोसों में नेक्स्ट नोट लिखेंगे, ध्रुवीय आणविक ठोस ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन ये इनके जलीय विलयन में, ये इनके जलीय विलयन में मुक्त अवयवी कणों के कारण, अवयवी कणों के कारण विद्युत का चालन करता है। और ये वाला पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है, आपकी बोर्ड की एग्जाम में कई बार इस पॉइंट से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन कैसे बनता है कि ध्रुवीय आणविक ठोस अवस्था में तो विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन इनके जलीय विलयन में वो विद्युत का चालन करते हैं। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है क्योंकि जलीय विलयन में इसके अवयवी कण क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। आपने देखा होगा कि NaCl मतलब अपना जो साधारण नमक है, वो साधारण नमक सामान्यतः ठोस अवस्था में होता है, और ठोस अवस्था में ये विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। लेकिन जब इसी NaCl को मैं जल के साथ मिला दूं तो नमक का जलीय विलयन बन गया, अर्थात नमक है वो किसमें घुल गया, पानी में घुल गया, और इसका कौन सा विलयन बन गया, जलीय विलयन। जब इस नमक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करवाओगे तो यहाँ पर इस NaCl है वो आयनों में टूट जाता है, इस प्रकार से Na+ इसमें Cl-। तो जलीय विलयन में आयनों में टूट जाएगा, तो मुक्त आयनों की वजह से विद्युत का क्या करता है, चालन। कोई भी ठोस पदार्थ हो
वो जभी विद्युत का चालन कर सकता है जब उसके अंदर या तो कोई मुक्त आयन पाया जाए या कोई मुक्त अवयवी कण पाया जाता है। तो यहाँ पर भी ये ठोस अवस्था में तो इनके कण अवयवी कण आपस में जुड़े हुए होते हैं, लेकिन जब इसका जलीय विलयन बनाते हैं तो ये अवयवी कण क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। अलग अलग का मतलब क्या हो गए, मुक्त हो गए, और इस मुक्त अवयवी कण के कारण ही ये विद्युत का क्या करता है, चालन करता है। इसके बाद लिखोगे नेक्स्ट पॉइंट इसी में कि ध्रुवीय आणविक ठोस सामान्यतः ध्रुवीय विलायकों में विलयशील होते हैं। ध्रुवीय विलायकों में विलयशील होते हैं तथा अध्रुवीय विलायकों में अविलय या अल्प विलय होते हैं। देखो इस पॉइंट का मतलब क्या है, विलयता का एक नियम होता है। विलयता का नियम है कि समान समान को बोलता है। इसका मतलब क्या है, समान समान को बोलता है, इसका मतलब है कि कोई ध्रुवीय विलायक में ध्रुवीय विलय ही विलय होता है। कोई ध्रुवीय विलय सिर्फ किसमें घुल सकता है, ध्रुवीय विलायक में, क्योंकि दोनों ही ध्रुवीय हो गए, तथा अध्रुवीय विलय सिर्फ किसमें घुलता है, अध्रुवीय विलायक में। कभी भी जनरली सामान्यतः ध्रुवीय विलय अध्रुवीय विलायक में नहीं घुल सकता, तथा अध्रुवीय विलय किसमें नहीं घुल सकता, अध्रुवीय विलायक में। तो समान समान को बोलता है, मतलब ध्रुवीय के अंदर घुलेगा और अध्रुवीय के अंदर घुलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ध्रुवीय आणविक ठोस किसके अंदर तो घुल जाएंगे, ध्रुवीय विलायकों के अंदर तो घुल जाएंगे, लेकिन इसके अंदर नहीं घुलेंगे, अध्रुवीय के अंदर नहीं घुलते हैं। अब ध्रुवीय आणविक ठोसों के उदाहरण कौन कौन से हो गए, ध्रुवीय आणविक ठोसों के उदाहरणों में हम लिखोगे, पहले इसे यहाँ तक नोट करो। इसके बाद इसके एग्जांपल उदाहरण HCl, SO2, NH3 आदि। ये सभी कौन से ठोस हैं, ध्रुवीय आणविक ठोस है। ये सभी ध्रुवीय आणविक ठोस है। ध्रुवीय आणविक ठोस ध्यान रखना, जनरली एक पॉइंट और है इसके अंदर कि जो ध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं जो निम्न ताप पर मीन्स लो टेम्परेचर पर तो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। कमरे के ताप पर ये लिक्विड फेज अर्थात द्रव अवस्था में मिलते हैं, तथा इससे उच्च ताप पर ये गैसीय स्टेट अर्थात गैस अवस्था में पाए जाते हैं। एक पॉइंट और नोट करेंगे इसी के अंदर ध्रुवीय आणविक ठोस में ध्रुवीय आणविक ठोस सामान्यतः निम्न ताप पर मतलब लो टेम्परेचर पर, निम्न ताप पर ठोस अवस्था में तथा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में तथा इससे उच्च ताप पर तथा उच्च ताप पर गैस अवस्था या प्रावस्था में
पाए जाते हैं। ये हमारा पहला आणविक ठोस का प्रकार कंप्लीट हुआ, ध्रुवीय आणविक ठोस। अब देखो ये ध्रुवीय अध्रुवीय क्या होते हैं, ये आप इनकी चर्चा 11वीं क्लास में कर चुके हैं, फिर भी मैं एक बार समझा देता हूँ। ध्रुवीय क्या होते हैं, अध्रुवीय क्या होते हैं। ध्रुवीय अध्रुवीय का निर्धारण जो हम करते हैं वो करते हैं किसके आधार पर, द्विध्रुव आघूर्ण के आधार पर। द्विध्रुव आघूर्ण के आधार पर मीन्स डाइपोल मोमेंट के आधार पर। अब ये डाइपोल मोमेंट क्या होता है इसको हल्का सा मैं समझा देता हूँ। ये 11वीं क्लास का टॉपिक है ध्रुवीय। जैसे मैंने लिखा है HCl ध्रुवीय है, SO2 ध्रुवीय है, NH3 ध्रुवीय है। कैसे पता लगाओगे ये ध्रुवीय है अध्रुवीय है। जैसे मैंने लिखा कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं CCl को, एक एग्जाम्पल लिख दिया मैंने जैसे NH3। अब कैसे पता लगाएंगे कि ये ध्रुवीय है या अध्रुवीय है या ये ध्रुवीय है अध्रुवीय है। तो डाइपोल मोमेंट के निर्धारण करने के लिए आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा कि एक तीर का चिन्ह लगाते हैं और तीर का चिन्ह जो लगता है उसका एक अग्र सिरा होता है और एक पुच्छ सिरा होता है। पुच्छ का मतलब एक पीछे वाला सिरा और एक होता है कौन सा, इसका आगे वाला सिरा। और ये सिरा जो होता है तीर वाला निशान वो होता है अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की ओर, और जो पीछे वाला सिरा होता है वो होता है कम विद्युत ऋणी परमाणु की ओर। अब मैं CCl कोड की स्ट्रक्चर बनाऊं तो CCl कोड की स्ट्रक्चर इस प्रकार से है, Cl 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 4 Cl लगा दिए और NH3 पर मैंने कितने H लगा दिए, 3 H लगा दिए। ये 3 NH, ये तो हो गया NH3 और ये क्या हो गया CCl। अब मुझे यहाँ बताओ कि कार्बन से ज्यादा विद्युत ऋणता किसकी होती है, क्लोरीन की। तो अधिक विद्युत ऋणी वाला सिरा तो किसकी ओर होगा, क्लोरीन की ओर, और कार्बन की विद्युत ऋणता कम होने के कारण पीछे वाला सिरा इसकी ओर हो गया। इसी प्रकार से दूसरे क्लोरीन पर भी इसी प्रकार का तीर का चिन्ह लगेगा क्योंकि इसकी विद्युत ऋणता अधिक है, इसकी विद्युत ऋणता कम है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी तीर का चिन्ह इसी प्रकार लगेगा क्योंकि इसकी विद्युत ऋणता अधिक है, इसकी विद्युत ऋणता कम है। और इसी प्रकार से ये तीर का चिन्ह भी क्लोरीन की तरफ लगेगा क्योंकि इसकी विद्युत ऋणता अधिक और इसकी विद्युत ऋणता। अब आप देख रहे हो कि जो ये विद्युत ऋणता के आधार पर हमने जो द्विध्रुव आघूर्ण के तीर के चिन्ह लगाए हैं वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। एक दूसरे की कौन सी दिशा में आ रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ, तो ये कहाँ जा रहा है। तो इन सब की दिशा भिन्न भिन्न होने के कारण ये दोनों एक दूसरे के द्विध्रुव आघूर्ण को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। अर्थात इसका म्यू का मान क्या हो गया, 0 हो गया। द्विध्रुव आघूर्ण को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से। और जिसके द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 होता है वो यौगिक हमेशा कैसे होते हैं, अध्रुवीय। कैसे होते हैं, अध्रुवीय। NH3 के अंदर देखोगे तो हाइड्रोजन से ज्यादा विद्युत ऋणता किसकी है, नाइट्रोजन की। तो इस तीर के चिन्ह को इस प्रकार से लगा दिया। यहाँ भी हाइड्रोजन से ज्यादा विद्युत ऋणता इसकी होगी, तीर का चिन्ह इस प्रकार से लगा दिया। यहाँ भी हाइड्रोजन से ज्यादा विद्युत ऋणता नाइट्रोजन की है। अब तीनों में तीर के चिन्ह देखो एक ही दिशा में जा रहे हैं, नहीं जा रहे, तो सबका द्विध्रुव आघूर्ण जुड़ जाएगा। जिसका द्विध्रुव आघूर्ण कभी भी क्या नहीं आ सकता, नॉट इक्वल टू 0। और जिनके द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 नहीं होता वे अणु कैसे होते हैं, ध्रुवीय होते हैं। अर्थात ध्रुवीय और अध्रुवीय का निर्धारण किसके आधार पर करता है, द्विध्रुव आघूर्ण के आधार पर, जिसकी चर्चा हमने 11वीं क्लास में कर ली। अब ध्रुवीय आणविक ठोसों के बारे में हमने देखा, वापस मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। ध्रुवीय आणविक ठोस क्या होता है, किसी चीज को बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट से आप चीज को क्लियर करोगे। जिसको ध्रुवीय आणविक ठोस याद हो गया वो अध्रुवीय आणविक ठोस के बारे में आसानी से लिख सकता है, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस के बारे में आसानी से लिख सकता है। ध्रुवीय आणविक ठोस किसे कहते हैं, पहली बात आणविक ठोस जिनके अभिकरण क्या हो, अणु। अब आणविक ठोस में भी पहला प्रकार कैसा हो गया, ध्रुवीय। वे आणविक ठोस जिनके अणु तो हो अभिकरण, लेकिन अणु भी कैसे होने चाहिए, ध्रुवीय। तो जिनके अणु ध्रुवीय होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं। और इन ध्रुवीय आणविक ठोस के जो अणु होते हैं जिनके बीच में आकर्षण बल पाया जाता है, ध्रुवल वान डेर वाल्स बल पाया जाता है, वो अध्रुवीय आणविक ठोसों की तुलना में प्रबल होता है। और प्रबल होने के कारण इनके गलनांक व क्वथनांक का मान अध्रुवीय आणविक ठोसों से क्या होता है, अधिक होता है। इसके बाद हमने देखा कि जो ध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं वो कमरे के ताप पर तो द्रव अवस्था में होता है, लो टेम्परेचर मीन्स निम्न ताप पर कौन सी अवस्था में पाया जाता है, ठोस अवस्था में। और उच्च ताप की चर्चा करें तो उच्च ताप पर ये गैसीय फेज अर्थात गैस अवस्था में पाया जाता है। ध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं
तो विलेयता का नियम बताया था आपको कि ध्रुवीय ध्रुवीय के अंदर घुलता है, अध्रुवीय अध्रुवीय के अंदर घुलेगा। तो नाम से पता लग रहा है ध्रुवीय आणविक ठोस है, ध्रुवीय है तो कौन से विलायकों में घुलेंगे, सिर्फ ध्रुवीय के अंदर घुलेंगे, अध्रुवीय के अंदर नहीं घुलते हैं। फिर आपको बताया कि जो ध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं, जो ठोस अवस्था में जो विद्युत के कुचालक होते हैं, ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं, क्योंकि ठोस अवस्था में इनके अवयवी कण होते हैं जो आपस में जुड़े हुए होते हैं, अर्थात मुक्त नहीं होते हैं। लेकिन जैसे इनको किसी जल के अंदर घोल दिया जाए या किसी विलयन के अंदर घोल दिया जाए तो इनका जो बीच का आकर्षण बल क्या हो जाता है, टूट जाता है, तो इनके अवयवी कण मुक्त हो जाते हैं। इन मुक्त अवयवी कणों के कारण ये विद्युत का क्या करते हैं, चालन करते हैं। फिर हमने बताया कि ध्रुवीय अध्रुवीय की पहचान किसके आधार पर करते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण के आधार पर। अब देखो जिनको ध्रुवीय आणविक ठोस के बारे में पता है तो इसका जस्ट विपरीत इसके बारे में लिख सकता है, अध्रुवीय। अब अध्रुवीय की परिभाषा क्या हो जाएगी, खुद ही दिमाग में सोचोगे। अध्रुवीय आणविक ठोस की परिभाषा लिखेंगे तो क्या हो जाएगी, वे ठोस जिनके अणु ध्रुवीय की जगह कैसे हो, अध्रुवीय होते हैं, उन्हें हम कौन से ठोस कहते हैं, अध्रुवीय। तथा अध्रुवीय आणविक ठोसों के बीच का जो वान डेर वाल्स बल होता है वो ध्रुवीय आणविक ठोसों की तुलना में क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। और कमजोर हो जाएगा तो इसलिए अध्रुवीय आणविक ठोसों की गलनांक और क्वथनांक ध्रुवीय आणविक ठोसों की तुलना में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वही नेक्स्ट पॉइंट इसका सेम रहेगा कि अध्रुवीय आणविक ठोस भी सामान्य या निम्न ताप पर तो कौन सी अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में होता है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होते हैं। उच्च ताप पर ये कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं, गैस अवस्था में पाए जाते हैं। जितने भी अध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं उन सबके द्विध्रुव आघूर्ण का मान हमेशा क्या होगा, 0 होता है। और ध्रुवीय आणविक ठोसों के सबके द्विध्रुव आघूर्ण का मान कभी भी क्या नहीं होता है, 0 नहीं होता है। इस प्रकार से जिसको ध्रुवीय आणविक ठोस याद है वो आसानी से किसके बारे में लिख सकता है, अध्रुवीय आणविक। आज की क्लास के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।